Hey everybody, once again welcome back to Hell Garden. This is episode number 537 of Flame Emperor. अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा था तो आप कई चीजों को मिस कर चुके हो। बेसिकली हमें मून गॉड पैलेस दिखाया गया था जो एक ही एपिसोड में तबाह भी हो गया। उसमें अपीयर हुई थी मून गॉड और हमें मालूम पड़ा था एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो कि स्टोरी के एंड को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि इसके बारे में फ्यूचर में ये बात हो रही होगी, लेकिन अगर आपने पिछला पार्ट मिस किया है तो डेफिनेटली उसे देख लेना। फिर ये फाइनली फ्लावर गॉड पैलेस में आ गए थे जहाँ पे चीजें काफी बदतर हो चुकी होती हैं। अच्छी बात है कि जियान के साथ आए यूरो को एक सीक्रेट पैसेज मालूम था जो फ्लावर गॉड पैलेस के एंशिएंट हॉल में ले जाता है। बट बिल्कुल लास्ट में जाके जब जियान अपनी यादों में खोया हुआ था, ऑफ कोर्स ये इनकी यादों में, तभी इनका रास्ता रोकते हैं चार इविल फिगर्स और ये चारों व्हाइट किंग लेवल के बींग्स थे। अब इनसे जियान कैसे डील करेगा चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। ये वही सीन था जिसमें हमें यूरो और जियान आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन तभी इनके सामने की जमीन थरथर आती है। फिर मिट्टी गोल गोल घूमने लगी थी, उसमें से निकलती हैं चार पिच ब्लैक औरे और एक आवाज कहती ही जैसा दोनों एनवॉयज ने प्रिडिक्ट किया था। वो लॉर्ड चाहे कितना भी परफेक्टली प्लान कर लें तब भी कुछ मछलियां जाल से बाहर चली ही जाएंगी। लेकिन मैं क्यूरियस हूँ कि बाकी के रीजन्स के कायर इंसानों में किसकी भागने की हिम्मत हो गई है। ऐसे खतरे को महसूस करके यूरो वॉइस रिकॉर्ड के बोलती है फोर वाइट किंग्स। वो इनकी प्रेजेंस से खतरनाक डेंजर को फील करती है। वो ईविल और धीरे धीरे रोटेट हो रहे थे बट अगली इंस्टेंट में चारों एक में मर्ज हो जाते हैं। हमें एक डार्क शेडो दिखाई देता है जो यूरो और जियान को बिल्कुल चींटियों की तरह देख रहा था। इसका सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर होता है सिर। वेल इसका एक नहीं बल्कि चार लाल रंग के सिर होते हैं, बिल्कुल जीते जागते सांपों जैसे। इनकी आंखों से जो किलिंग इंटेंट निकलता है वो जियान के दिमाग में सीधा स्लैम हो जाता है। यूरो के आईब्रोज के बीच की मून गॉड मार्क को हल्के से फ्लिकर होते हुए देख के जियान कहता है तुम आराम करो, तुम्हारी बॉडी की पावर अभी स्टेबलाइज नहीं हुई है इसलिए इसे मैं हैंडल करता हूँ। जियान वैसे मनी मन में सोचता है जादूगरी कैसी है, इसकी कल्टिवेशन पीक डबल रिइंकार्नेशन पे है, लेकिन इसके अंदर चार व्हाइट किंग्स का ऑरा है और जियान को चार अलग इमोशंस भी फील होते हैं। वो क्रूअल्टी, कोल्डनेस, वायलेंस और रिजेंटमेंट ये एक ही क्रीचर के अंदर मौजूद थे। वो सरप्राइज क्यों नहीं फील करता, लेकिन लगता है वो फोर हेडेड मॉन्स्टर बिल्कुल शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता। एक वूश की आवाज गूंजी थी, उसकी बॉडी किसी लेजर बीम की तरह आगे बढ़ी थी और हथेली पे इकट्ठी होती है एक ईविल बीम जो कि चार रंगों से बनी होती है। ये प्योर ईविल मैजिक लाइट स्पेस को चीर के सीधे जियान के सिर को टारगेट बनाती है। इसे देख के उसके एक्सप्रेशन सॉलम हो जाते हैं। राइज होता है उसका सोल और टेक्निक की टियानशो। तुरंत ही उसके और यूरो के चारों तरफ एक सोल बैरियर बन जाता है। एट द सेम टाइम फ्लेम मंत्रा भी सर्कुलेट होने लगता है जिससे पांचों होली फ्लेम एक साथ अनलीश हो सके। ये टियानशो वही डिफेंसिव सोल फाइटिंग स्किल थी जिसे जियान ने सोल डिवाइन सोर्स से हासिल किया होता है। ये अनजाने सोल अटैक्स को रोकने के लिए कारगर होती है और इसे अपने अलावा औरों की प्रोटेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता था। जहाँ तक बात रही उस ग्रेट इमोर्टल टेक्निक होली सोल हैवली लॉक की, तो वो एक प्योर किलिंग मूव थी। चार रंगों वाली मैजिक लाइट बूम की आवाज के साथ जियान की 5 कलर होली फ्लेम से टकराती है। बनती हुई वॉलेंट शॉक वेव्स जो उस अंडरग्राउंड गुफा को हिला के रख देती है। जियान की फ्लेम्स जब उसके अजीब से अटैक को रोक देती हैं, वो फोर हेडेड मॉन्स्टर दहाड़ता है डाई। उसके सामने के स्पेस में एक लंबी सी लाइन बनी थी, ऐसा लगता है स्पेस और टाइम की बंदिशों को तोड़ के आ रही हो। गूंजती सिसी की आवाजें ये जिस मोमेंट में प्रकट हुई थी, जियान की इमोर्टल और इंडेस्ट्रक्टिबल पावर कांप जाती है और उसके दिल में पहुंचता है गहरा डेंजर। फिर गूंजते एक पफ्ट की साउंड, वो ब्लडी लाइन बिल्कुल हेवन और अर्थ को चीरते हुए जियान के डिफेंस बैरियर में टकराई थी। कदम पीछे लेता हुआ चला गया था। अचानक से सिचुएशन में से बदलाव को महसूस करके जियान की भौहें और सिकुड़ उठ जाती है, खुद को स्थिर करता है। साथ में गले से एक वॉलेंट खांसी की आवाज बाहर आई थी। जब वो अपने हाथों में नीचे देखता है तो वहाँ पे खून लगा होता है। लगता है पिछले ब्लडी लाइन अटैक को उसकी इमोर्टल पावर ने रोक तो लिया था, लेकिन तब भी उसकी इंटरनल एनर्जी किओस में चली गई है। जियान को अपनी अल्टीमेट मूव को सरवाइव करते हुए देख के उस फोर हेडेड मॉन्स्टर के चेहरे पे भी एक रियर सीरियसनेस दिखाई दी थी। वो तभी बोलते, लड़के तेरे हाथों में होली फ्लेम, ये पोटेंशियल को वेस्ट करना है इसलिए अपनी जान को मेरे हवाले कर दे। ये सुन के जियान को लगा था कि उसे कोई ज्यादा ही हल्के में लिया जा रहा है। वो स्माइल करके बोलता है, ओ ऐसी ही बात है क्या, तो चलो मैं आज तुम्हें होली फ्लेम की असली
ब्रिलियंस दिखाता हूँ। एक वोइंग बस की आवाज गूंजी थी। जैसे वो अगली बार अपनी हथेली को खोलता है, एक डेलिकेट लोटस प्लेटफॉर्म अपीयर हुआ था, जो देखने में तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन इसके अंदर की पावर प्योर एनाहिलेशन को रखती थी। उस मॉन्स्टर को बिल्कुल रिएक्ट करने का ना समय देते हुए जैन उसे तुरंत रिलीज कर देता है। गूंजती है बैंग 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 की आवाजें। वो द फ्यूरी लोटस जो रीइंकार्नेशन पावर के साथ अनलीश किया गया था, जो उस मॉन्स्टर के चारों सरों के एक्सप्रेशन खराब कर देता है। जमीन से लेके आसमान को फ्लेम लाइट ढक लेती है। ये इस अंडरग्राउंड केव को बना देती है एक रेडिएंट डेसोलेट वर्ल्ड। उस डिवाइन हीट के द्वारा धुलने के बाद लगता है इस पूरी गुफा का दोबारा जन्म हुआ था। ये बिल्कुल किसी ज्वालामुखी के विस्फोट जैसा था, जो अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े कर दे। वो बूम 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 के साउंड्स और क्योटिक वॉलेंट एक्सप्लोजंस इस पूरी केव को थरथराते रहते हैं। लेकिन तब भी अजीब बात ये थी कि आसपास के वॉइड ने बिल्कुल डिस्टॉर्शन के साइंस शो नहीं करे थे। समय के बाद अपने सामने के उस घटिया से दिखने वाले फिगर को देख के जियान कहता है अभी मरा नहीं है। अब ये 4 हेडेड मॉन्स्टर हर जगह से घाव से भरा होता है। इससे वो खूनी और जलने की स्मेल निकलती है, जो कि होली फ्लेम की बर्निंग का सबूत था। लेकिन तब भी जियान खुद को सरप्राइज फील करने से रोक नहीं पाता। 5 होली फ्लेम्स का सीधा सामना कर जाना इस क्रीचर की स्ट्रेंथ सच में शानदार थी। हालांकि इसने एंग्री बुद्धा रिइंकार्नेशन को फेस तो कर लिया था, लेकिन अभी ढहने के करीब आ चुका होता है। इसकी जिंदगी बस थोड़ी सी रह गई थी, क्योंकि जियान भी जानता था कि उसकी टेक्निक की डिस्ट्रक्टिव फोर्स कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग होती है। वो 4 सिरों वाला क्रीचर तेजी से दहाड़ता है। उसके चेहरे नफरत की वजह से ट्विस्ट हो रहे थे। आंखों में वो मैडनेस भर जाती है, जो बताती है कि अब वो सब कुछ दांव पे लगाने वाला है। वो गुर्रा के बोलते लिटिल बीस्ट, तो ये लगता है कि तू हमें इतनी आसानी से तबाह कर देगा। तू सपना देखता रहे। 4 सॉन्ग्स फॉल। उसकी बॉडी में से टेरिफाइंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वेव्स निकलने लगती हैं। वो बेसिकली जियान को अपने साथ हेल की शहर में ले जाना चाहता, और ये देख के जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हालांकि अब वो एंग्री बुद्धा रिइंकार्नेशन को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता था, लेकिन हर बार जब उसे रिलीज करता है, इसमें जियान की काफी स्ट्रेंथ इस्तेमाल हो जाती है, और अब भी उसके अंदर की ऊर्जा स्थिर नहीं हुई थी। क्या जैसे वो डेंजर को सेंस करता है, फटाक से अपनी सारी पावर को मोबिलाइज करके वो खुद के यूरो के सामने एक ढाल बना लेता है। लेकिन लगता है जियान तब भी थोड़ा लेट था। बट इसी क्रिटिकल मोमेंट में पीछे से गूंजती है क्लियर आवाज, जो कहती है ब्रिलियंस ऑफ द मून गॉड डिस्ट्रॉय। कान में रह जाता है बस एक जूइंग का साउंड। एक चांदी जैसी चमकने वाली लाइट बीम जियान के कान के बगल से निकलती है और सीधा क्रैश हो जाती है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर के ऊपर। उस 4 हेडेड बीइंग ने अपने आप को एक लाल रंग के खूनी गोले में जोड़ लिया था, जिसके अंदर होती है बहुत ही भयानक डिस्ट्रक्टिव पावर। बट एग्जैक्टली इसी मोमेंट में यूरू जियान के बगल से गायब हो जाती है। उसे ढकती है वो होली मून लाइट। वहीं मून व्हील पीछे अपीयर हुआ था। ये बिल्कुल उसे मून गॉड सेंटेस की अपीयरेंस देता है। जब इस गुफा में फैलता है वो होली प्रेशर, हम उस खूनी गोले को कांपते हुए देखते हैं। एक ही इंस्टेंट में केव के अंदर की सारी इविल एनर्जी गायब हो जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। अभी आसमान में यूरू को फ्लोट करते हुए देख के, जो कि बिल्कुल मून गॉड की लिविंग इनकारनेशन लग रही थी, जैन बिल्कुल स्टैंड और स्पीचलेस था। उन वेंगवस की आवाजों के साथ रिलीज होने वाली फ्लक्चुएशंस को सेंस करके जियान कहता है ये ऑरा और वो मून व्हील ये भी एक्चुअली में एक डिवाइन वेपन है। जब यूरो ने उस टेरिफाइंग पावर को अनलीश किया था, इवन जियान की गॉड एग्जीक्यूशन रूलर भी कांप गई थी, जैसे दोनों में एक जुड़ाव हो। और तो हालांकि 4 हेडेड मॉन्स्टर मौत के करीब होता है, लेकिन इसकी इविल पावर भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। लेकिन अब जियान को उसका नामो निशान दिखाई नहीं देता। वो बिल्कुल एफर्टलेसली खत्म कर दिया गया था। लेकिन तभी यूरो के खांसने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो कफ कफ करके बोलती है क्योंकि हल हो गया है तो चलो चलते हैं। मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है फ्लावर गॉड पैलेस में कुछ बहुत ही टेरेबल होने वाला हो। वो अपनी मून व्हील की पावर को वापस लेके जियान को केव की ऊंचाइयों में ले जाने लगती है। लेकिन जियान ने जो बात यहाँ पे नोटिस नहीं की होती है वो ये थी कि यूरो हर बार जब अपनी पावर को इस्तेमाल करती है, उसके माथे का मून गॉड इम्प्रिंट ये धीरे धीरे पीछे के मून गॉड व्हील में छपता जा रहा था। इसे बस यूरो खुद समझती थी। जब इम्प्रिंट पूरी तरीके से कार्व हो जाएगा तो वो लेजेंडरी गॉडेस एक बार फिर से डिसेंड होगी, और तब शायद उसकी स्ट्रेंथ इस दुनिया को सच में सरपास कर दे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि क्या वो सच में यूरो रहेगी या फिर मून गॉड। दोनों फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और काफी जल्दी इस अंडरग्राउंड केव से फ्लावर गॉड पैलेस के बिल्कुल कोर में पहुंच जाते हैं। ये जिस पल बाहर आए थे, इनके सामने फ्लैश होता है एक चकाचौंध करने वाला एनर्जी बैरियर, और हवा में गहरी फूलों की खुशबू फैली होती है, जिसके साथ प्रेजेंट होती है एक्सट्रीमली डेंस हेवन और अर्थ की एनर्जी। इस बैरियर के बाहर वो इवल एनर्जी अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। ये साफ तौर पे फ्लावर गॉड पैलेस की आखिरी सेफ हेवन था, एक ऐसी जगह जहाँ पे अभी इविल और गए नहीं है, और उस बैरियर के
अंदर होते हैं फूलों के पहाड़ और जियान का ध्यान इनमें से कई ऊंची चोटियां खींचती हैं जो कि काउंटलेस कलरफुल फ्लावर्स से ढकी हुई थी, जैसे हवा में फूलों की पत्तियां डांस कर रही होती हैं। ये प्लेस सच में ट्रू पैराडाइज लगता है। अभी फ्लोरल बैरियर के बाहर जियान की नजरें एस्टोनिशमेंट से भर गई थी। वो कहता है इतना एंशिएंट। वो इस होली स्पेस में उन मैसिव एंशिएंट पावर्स को अच्छे सेंस कर पाता है। साथ में इस जगह के करीब आने से उसके शरीर की होली फ्लेम और भी वायलेंट हो जाती है। एक दूर पीक से उसे महसूस होती इविल सिनिस्टर फ्लक्चुएशन। लगता है ये वही पीक होगा जहाँ पे पैलेस मास्टर रहती हैं और उसकी होली फ्लेम का रिएक्शन बता रहा था कि उस जगह पे एक टेरिफाइंग एनिमी मौजूद है, एटलीस्ट एक इस लेवल का बीइंग जो भी जियान की जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है और वो अब भी छिपा हुआ है। जब इस तरीके से जियान का ध्यान बटा हुआ था तभी आसमान से पफ 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 की आवाजों के साथ हम कई रंग बिरंगी पत्तियों के नीचे आते हुए देखते हैं। वेल अच्छी बात ये थी कि यूरो के पास नॉलेज होती है। वो जल्दी से इन पेटल्स को रोक के बोलती भी केयरफुल। ये पत्तियां एंशिएंट फॉर्मेशन से बनी हुई हैं और जो महक यहाँ पे फैली हुई है उसके अंदर एक हेलुसिनोजेनिक पावर है। अगर इसमें ज्यादा सांस ली गई तो एक इनकार्नेशन लेवल का एक्सपर्ट भी इल्यूजन में पड़ सकता है। इस फॉर्मेशन के आसपास पत्तियां बड़ी फ्रीली घूम रही थी, लेकिन पहली नजरें और गहरी नॉलेज वाली समझ पाएंगे इनकी ट्रेजेक्टरी को। ये चुपचाप से प्योर होली लैंड को गार्ड करती है। जैन सीरियस हवाओं को लेके बोलता है इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में काफी समय लगेगा। क्या मेन पीक पे जाने का कोई खास तरीका है? उसे दूर से वो थंडर्स बैटल की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन सामने की फॉर्मेशन ये भी कि उसके दो फॉर्मेशन लेवल से ऊपर की होती है। अगर उसे समझने की ट्राई भी करता है तब भी समय ज्यादा लगेगा। यूरो को सोच के बोलती है टीचर और सीनियर हुआ चिंगर वो गहरे मित्र थे, इसलिए मुझे एक रास्ता पता है, लेकिन मैं फील कर पा रही हूँ कि पैलेस मास्टर का और अपने मेन पीक पे नहीं है बल्कि वो साइड वाले माउंटेन के ऊपर है। जियान तुम मेरे पीछे आओ। वो दोनों को ढकती है मूनलाइट पावर से और पहाड़ों के खुफिया रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। उसके पीछे जाने वाले जियान का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो अंदर ही अंदर कहता है मेरा इंतजार करना। ये शब्द थे फ्लावर गॉड पैलेस के अंदर कहीं एक प्रेजेंस के लिए जो शायद अभी उसका इंतजार कर रही है। वहीं पे इस होली बैरियर से दूर जो माउंटेन्स होते हैं इनमें होली और इविल फोर्सेस एक दूसरे से लगातार क्लैश करती हैं। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता और इस लेवल की एनर्जी ये छोटी मोटी लड़ाइयों से कंपेयर नहीं करी जा सकती थी। तो चलो हम भी देखते हैं फ्लावर से बैरियर के अंदर का सीन। ये मेन वाली पीक के बगल का माउंटेन होता है। इन पहाड़ों को भी बादलों के धुएं ने ढक रखा था। बेसिकली यहाँ पे भी वही सेम तारीफ है जैसे कि फूलों की खुशबू और हरे भरे पौधे। ये फ्लावर गॉड पैलेस के डिसाइपल की रहने की जगह होती है। इन पहाड़ों के ज्यादातर रास्ते ये एंशिएंट रॉक से बनाए गए थे जो अपने अंदर रखती है मिस्टीरियस पावर को। हम हर कुछ दूरी पे कुछ बिल्डिंग्स को देख सकते हैं और दिखाई देते हैं कई पवेलियंस, लेकिन अभी ऐसी सीनरी को देखने का किसी के पास टाइम नहीं था। इस पूरे इलाके में बिखरे हुए फिगर्स थे। इनके चेहरे के रंग उठ चुके होते हैं और एक्सप्रेशन बहुत सोलम जैसे जस्ट मौत के मुंह से बाहर आए हो। हमारा ध्यान उन 10 के करीब डिसाइपल्स पे जाता है जिनके बीच में एक मिडिल एज वुमन खड़ी होती है। पहन रखी थी इसने सिल्वर रोब और अब इसके साइड में घायल फिगर थी। उसका ऑरा कमजोर और अनस्टेबल। वो बोलती पैलेस मास्टर सीनियर सिस्टर को लेके चले जाओ। वो दोनों चोर आपको टारगेट कर रहे हैं, हम इन्हें रोकने की हर कोशिश करेंगे। ये सुन के वो इंजर्ड वुमन अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में से रोशनी चमक रही थी। वो उसकी अभी की कंडीशन को बिल्कुल मैच नहीं करती। वो खांस के बोलती मेरी खड़े रहने में मदद करो। इमोर्टल वर्ल्ड के ऊपर ऐसी कैटास्ट्रॉफी आ चुकी है, क्या इससे हमारा फ्लावर गॉड पैलेस बच पाएगा? यूनर क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्या दिया था? बट इससे पहले वो शब्द भी खत्म हो पाते मुंह से पफ की आवाज निकलता है पॉइजनस ब्लड। ये फोर्स बोलने वाली होती हुआ चिंगर फ्लावर गॉड पैलेस की पैलेस मास्टर और एक फिफ्थ रीइंकार्नेशन रेम से ऊपर की पावर हाउस। वो इस इमोर्टल वर्ल्ड के सुप्रीम फिगर्स में से एक थी। उनका वो एलिगेंट नोबल और काम ऑरा एक रूलर की अथॉरिटी को रखता था, लेकिन अब वो बहुत समय से बीमार लगती है। उनके मुंह से खून बाहर आते हुए देखिए वो दर्जनों डिसाइपल्स चिल्ला के बोलते हैं पैलेस मास्टर टीचर। तभी पीछे से इनके कानों में जाती एक तेज बूम की साउंड। एक काले रंग की रोशनी इनकी तरफ शूट हुई थी। इसके रास्ते में आने वाला वॉइड शैटर हो जाता है। फिर हमें सुनाई देती है ग्रीडी सिनिस्टर हंसी। वो वॉइस बोलती है हुआ चिंगर तुम्हें इस तरीके से फालतू में रेजिस्टेंस क्यों करना है? तुम एक बार पावरफुल थी, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर की वो डार्क डिजीज ये तुम्हें खा जाएगी और तो अब तुम्हें डजनों डिसाइपल्स को भी प्रोटेक्ट करना होगा। वेल सामने के खाली माउंटेन के ऊपर अभी दो शैडोई फिगर्स दिखाई दे रहे थे। ये जिस मोमेंट में अपीयर होते हैं हेवन अर्थ की एनर्जी बहुत ही क्योटिक हो जाती है, जैसे ये इनकी इविल प्रेजेंस को रिजेक्ट कर रही हो और इन्हें रोक पाने में असमर्थ हो। इन दोनों को देख के डिसाइपल्स के चेहरे और भी पेल हो
जाते हैं। वहीं पे हमारा फोकस जाता है येनिन के ऊपर, जो पैलेस मास्टर हुआ चंगर के बगल में खड़ी उसे सपोर्ट कर रही थी। वो चिंता से भरी आवाज में कहती है, टीचर। अब येनिन की खुद की हालत भी अच्छी नहीं होती। हम उसकी सफेद ड्रेस को खून और धूल मिट्टी से ढके हुए देखते हैं। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो ब्यूटीफुल सा चेहरा, इससे गहरी थकावट साफ झलकती है, लेकिन आंखों की डिटर्मिनेशन अब भी गई नहीं होती। पैलेस मास्टर हुआ चेंगा, जिनकी रोब्स खून से सनी होती हैं, वो येनिन से बोलती, येनर अब ये जगह सेफ नहीं रही, मैंने रोकती हूँ। तुम अपनी जूनियर सिस्टर्स को लेके यहाँ से चली जाओ। तुम्हें याओशी वंडरलैंड और मून गॉड पैलेस की तरफ जाना होगा, फिर वहाँ से हेल्प इकट्ठा करके जाना इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर की तरफ। उस सीक्रेट की और होली फ्लेम को प्रोटेक्ट करना ये इविल रेस के हाथ में कभी नहीं पड़ने चाहिए। अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक करें, ये कुछ सालों पहले की बात है, जब फ्लावर गॉड पैलेस की पैलेस मास्टर फ्लावर गॉड की बॉडी को खोजने के लिए गई होती हैं, लेकिन तभी उन्हें सेंस होता है येनिन का ऑरा द्यूकी कॉन्टिनेंट के अंदर। लेकिन उसी जर्नी में इविल रेस का वो डार्क डीमन पैलेस मास्टर को सीरियसली इंजर्ड कर देता है। हालांकि बाकी की चोटें तो सही हो चुकी थी, लेकिन डार्क डीमन की वो डार्क डिजीज ये उन्हें क्वाज़ी फिफ्थ रीइंकार्नेशन की स्ट्रेंथ को भी अनलीश नहीं करने दे रही थी। वरना ये जो दोनों सामने खड़ी एनिमीज हैं, वैसे फोर्थ लेवल के बींग्स को तो बिल्कुल चींटियां समझती थी, जिन्हें 2 उंगली से मसला जा सके। लेकिन अब उनके लिए अपने डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा है, और डिसाइपल भी कम नहीं होते हैं। ये सब खड़े हो जाते हैं हुआ चिंग और येनिन के सामने। कोई कहता है, पैलेस मास्टर नहीं, हम फ्लावर गॉड पैलेस के साथ मरेंगे और जिएंगे। आप सीनियर सिस्टर को लेके यहाँ से जल्दी से चली जाइए। बेसिकली फ्लावर गॉड पैलेस में हजारों सालों से कोई भी डिसेबल टू फ्लावर गॉड पोजीशन तक पहुंचे नहीं होती, लेकिन अब वो उम्मीद येनिन के ऊपर टिकी हुई है और उसे वो हर कीमत पे प्रोटेक्ट करना चाहती है। लेकिन इनके सेंटिमेंट्स का इविल शैडोज को क्या फर्क पड़ता था। ये तालियां बजा के बोलते हैं, टिच टिच। सच में टचिंग, क्या टचिंग सीन है। लेकिन आज तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। उसके कदम बढ़ते हैं। टेक्निक का नाम था मिरर डीमंस लॉक सोल। उसकी काली रोब के नीचे से एक अजीब सी आर्म जिसपे लाल रंग की लाइंस फैली होती हैं, वो बाहर आके हवा में घूम जाती है। फैलता है वो ऑरा जिसने इस दुनिया को कमजोर कर दिया था। सामने इकट्ठा होता है रेड सिनिस्टर ऑरा, जो हजारों फीट बड़ी जायंटिक इविल चेन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये चीज जिस पल बनी थी, ऐसा लगता है साइड डिसेबल्स की ताकतें वहीं पे जम चुकी हो। वो इविल फिगर बोलता है, लॉक दैम। चेन्स छन 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 करते हुए वॉइड को चीर डालती है। उन डिसेबल्स के डिफेंसेस बिल्कुल टिकते नहीं है। ये सीधा बढ़ जाती हुआ चिंग और येनिन की तरफ। येनिन की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वो फाइनली गहरी सांस लेके बोलती, नहीं टीचर, आपको जीना होगा। वो बिना हेजिटेशन के आगे आके अपने हाथों को फैला लेती है। वो शील्ड करती हुआ चिंगर को। फ्लावर गॉड पैलेस में आके उसकी मास्टर हुआ चिंगर ने उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया था, और ऐसे टीचर को ऐसे खतरे में आते हुए महसूस करना येनिन का दिल तोड़ देता है। लेकिन हुआ चिंगर सिर हिला के येनिन को साइड में करती है। वो कहती है, पागल बच्ची, ये फेट है। इसी पर उनका शरीर फूला था। हमारे कानों में आती है कुछ क्रैक क्रैक की आवाजें। वो दर्जनों डिसाइपल्स डिस्पेयर में चिल्लाते हैं, नहीं, लेकिन उन इविल चेन्स के खिलाफ इनकी एक नहीं चलती। बट इसी क्रिटिकल मोमेंट में जब सब कुछ तबाह होने वाला था, इस हेवन और अर्थ के बीच में गूंजती एक थंडरस धाट। वो रोर कहता है, फॉरबिडन पैलेस ओपन। फिर एक बूम का साउंड गूंजा था। वर्ल्ड में से निकलता एक मैग्निफिसेंट एंशिएंट फ्लेम पैलेस, जो हुआ जंगर के सामने ढाल की तरह खड़ा हो जाता है। इवन वो इविल ब्लड चेन्स भी क्रंच की साउंड के साथ अपने आप को प्योरीफाई होने से रोक नहीं पाती। अब चाहे दूर खड़े वो इविल डीमंस हो या फिर हुआ चंगर, ये साथ में कहते हैं, होली फ्लेम रिइंकार्नेशन डोमेन। तभी स्पेस में से एक फिगर बाहर आया था, जो सीधा अपीयर होता है येनिन के पास। वो जेंटल फैमिलियर आवाज उसके कान में पहुंचती है कि ही मैं लकीली समय पे आ गया। वैसे क्या तुम ठीक हो? जब येनिन 2 हाथों को अपने कंधों पे महसूस करती है और वो जाना पहचाना चेहरा, वो जम गई थी। आंखों में फ्लैश होता है डिसबिलीफ। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को खुशी और डर में बदलते हुए देखते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती, जियान। अपने सामने खड़ी इस वुमन की ऐसी कमजोर हालत को देख के एक गहरा दर्द तो जियान के दिल से भी उठता है। वो येनिन के गालों से उन आंसुओं को पहुंचता है और उसके बालों को संवारते हुए बोलता है, तुम काफी समय के बाद मिल रहे हैं, नहीं? येनिन हल्का सा कर देती है। वो अभी उसके बाहों से अलग होना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक हेजिटेशन भी होता है। वो चुपचाप से अपनी आंखों को बंद करके इस लंबी खोई गर्माहट को महसूस करती है। जियान भी उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, पिछली बार मैंने ये मिस कर दिया था, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। पहले उसके शब्दों का मतलब कुछ अलग था, और ये सुन के येनिन का कमजोर शरीर कांप जाता है। वो भरोसा नहीं कर पाती इन शब्दों पे। वो कहती, बट ये। जियान कहता है, इसमें कोई लेकिन की बात नहीं है।
क्योंकि मैं हूँ एंडलेस फायर टेरिटरी का लॉर्ड। अब दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं ये तुम्हारे भाई के भी ऊपर की बात है, तो डोंट आस्क मी। लेकिन जब जियान के शब्दों को दोनों इविल शैडो सुनते हैं, इनकी आंखें तुरंत ही उसके ऊपर लॉक हो जाती हैं और ये साथ में बोलते हैं एंडलेस फायर टेरिटरी का लॉर्ड जियान। हालांकि जियान देखने में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग न लगे, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर कई ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ये भी भय महसूस करते हैं। वर्ड में से एक एटर्नल ब्लैक शैडो उस लाल रंग की शैडो से बोलती, अभी हम कदम पीछे लेते हैं, ये व्यक्ति सिंपल नहीं है। तभी हुआ चंगे जिनके एक्सप्रेशन सोलम थे, वो जियान को बताती है कि दोनों ब्लडस्टोन इविल लॉर्ड के अंदर के गार्डियंस हैं। इनकी स्ट्रेंथ है रेड किंग रैंक की और कल्टीवेशन है 4th इनकारनेशन पे। इन दोनों को ब्लडस्टोन इविल लॉर्ड ने खास पावर दी है, जब इसका साथ में इस्तेमाल करते हैं तो 5th लेवल के नीचे शायद इन्हें कोई हरा नहीं सकता। हुआ चिंगर की बिगड़ती हुई कंडीशन को देख के येनिन तुरंत ही जियान की बाहों से हटती है। वो बोलती है, जियान टीचर को देखो। ये देखे पैलेस मास्टर हुआ चिंगर और जियान दोनों ही साथ में सिर हिलाते हैं। खैर इवन येनिन भी खुद नहीं जानती थी कि वो जो कि हमेशा शांत झील की तरह बनी रहने वाली लड़की जियान के सामने आके ऐसी बड़ी बड़ी रिपल्स क्यों बनाने लगती है। दूसरी तरफ जियान हुआ चिंगर की बॉडी को अच्छे से एग्जामिन कर रहा था। वो कुछ समय के बाद बोलता है कि एक घटिया मेथड है। वो महसूस करता है उनकी त्वचा, उनके फ्लैश बोन्स को जिनमें अजीब से लाल रंग के पैटर्न्स घूम रहे होते हैं। ये बेसिकली डार्क डीमन का ओरिजिन ब्लड था और जियान के अभी की कल्टीवेशन को देखते हुए वो इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो यहाँ पे कोई गलत डिसीजन ले लेता है तो हो सकता है डार्क डिजीज उसके ऊपर और लग जाए। जियान के हिसाब से हुआ चिंगर के पास बहुत समय नहीं बचा। तब भी येनिन को हल्का सा नोट करके बोलता है, चिंता मत करो, और यूरू को उसे संभालने के लिए देता है। फिर हुआ चिंगर के साथ वो राइज हुआ था आसमान में। ऑल्दो येनिन और जियान की बीच ऐसे रिलेशनशिप को देख के यूरू भी थोड़ी स्टार्टल्ड हो गई थी, लेकिन तभी येनिन को सुरक्षित रखने में वो हिचकिचाती नहीं है। साथ में शील्ड करती है फ्लावर गॉड पैलेस के बाकी के डिसेबल्स को, जिस पर मून गॉड पैलेस डिस्ट्रॉय हुआ और उसने मून गॉड मार्क को इनहेरिट किया। ऐसा लगता है जियान और यूरू दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल चुके थे और इनकी फीलिंग्स धीरे धीरे करके बदल रही थी। और फाइनली हेवन और अर्थ के बीच में पहुंचने वाला जियान उन दोनों इविल शैडोज की तरफ देख के बोलता है, तुम दोनों क्या लड़ने के लिए तैयार हो? उसके चेहरे पे भी किलिंग इंटेंट से भरी स्माइल आती है। वो जानता था कि अगर वो यहाँ पे एक मोमेंट भी लेट पहुंचता तो येनिन और पूरे फ्लावर गॉड पैलेस का कत्लेआम हो जाता। और ये बीस्ट, वो दोनों शैडोज भी साथ में बोलते हैं, लगता है प्लान परफेक्ट नहीं था, बट तुम्हारी अभी की स्टैंड को देखते हो तो हमें रोक नहीं सकते। इन दोनों की आवाजें बहुत अजीब तरीके से मिल रही थी, ये बना रही होती सोल इरोडिंग मैजिक साउंड्स को। जियान भी कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर आ जाओ। शवो शवो की आवाजों के साथ फैलता है वो फ्लेमिंग ऑरा। इस वक्त जियान अपनी डेविल क्यू को भी कांपते हुए महसूस करता है। अगर ये दोनों दुश्मन फिर इनकारनेशन से नीचे हराए नहीं जा सकते तो वो आज इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेगा। आखिरकार ड्रैगन्स के भी रिवर्स स्केल्स होते हैं, अगर तुमने उन्हें छुआ तो फिर उनके रेज का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हुआ चिंगर अपनी चोटों को संभालते हुए अपने हाथ को क्लेंच करके बोलती है, जियान मैं उस ब्लैक शैडो को कुछ समय के लिए रोक सकती हूँ। वहीं पे वो ब्लड शैडो 4th रीइंकार्नेशन के बस हाफ स्टेप पे है। मुझे लगता है येनिन और यूरू के साथ तुम उसे, लेकिन जियान उन्हें शब्द भी खत्म नहीं करने देता। उसका ऑरा किसी पागल बीस की तरह हो जाता है। जियान कहता है, अगर ऐसी बात है तो सीनियर आप बस कुछ समय के लिए रुको, इस गंदे बीस को मैं एंड करूंगा। ये सुन के वो ब्लड फैंटम तेजी से हंसने लगा था। वो हा हा करके बोलता है, क्या घमंड लड़के, तेरे पास भले कई होली फ्लेम्स हो जो हमारी रेस को सप्रेस करती हैं, लेकिन ये एनवॉय क्वाज़ी 4th इनकारनेशन पे है, कोई कमजोर 3rd लेवल का ट्रैश नहीं। लेकिन जियान अपनी उंगलियों को झटका देख के बोलते है, बहुत बकवास करते हो, आज अब मरने को तैयार हो जाओ। हेवन और अर्थ से वेंगोम की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो हजारों एनर्जीज एक जगह पे इकट्ठी हुई थी। पलक झपकते ही जियान की बॉडी से रप्ट होने वाला ग्लेस फ्लेम ऑरा एक 10,000 फुट बड़े फायर ड्रैगन को फॉर्म करता है, जो दहाड़ता है उस ब्लड फैंटम की तरफ। आवाज की साउंड साथ जल रही थी। ऐसे टेरिफाइंग अटैक को महसूस करके उस फैंटम के दिल में भी चिल फैल जाती है। वो जानता था इस स्ट्राइक को रोकना ही होगा, वरना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे। कोड साउंड के साथ वो शैडो अपने रो में से दोनों हाथों को निकालता है, अपनी उंगलियों को घुसा देता है वॉइड के अंदर। फिर जैसे उसने झटका दिया था, क्रैश की आवाज के साथ एक ब्लड वॉटेक्स बनता है। गोल गोल घूम रहा था बदबूदार लाल रंग का पानी। आई गेस ये ब्लड कहना सही होगा। ये उसके सामने एक बड़ी सी शील्ड की तरह बन जाता है। तभी जन का फायर ड्रैगन सीधा स्लैम हो जाता है उस शील्ड से। एक भयानक बूम की साउंड गूंजती है। पूरी फ्लेम की चमक बिखरी थी। ऐसा लगता है इसके संपर्क में आते ही हेवन और अर्थ भी इस इविल ऑरा से अपनी नफरत दिखाने लगे हों। हम कुछ ही सांसों में शील्ड के ऊपर कई रिपल्स को बनते हुए देखते हैं। ये डेवलप करते हैं कई क्रैक्स को,
जियान की फ्यूरियस होली फ्लेम के सामने वो इविल रेस की मॉन्स्टर से इविल पावर भी बिल्कुल बर्फ की तरह पिघल रही होती है। जैसे जैसे उस खूनी शील्ड पे क्रैक्स और भी बड़े थे, वो फैंटम अपनी रोप को उतार देता है, जिससे हमारे सामने उसका हॉरिफाइंग फॉर्म आया था। वो दांती म्यूज के कुर्राता है लिटिल बैस्टर्ड। हालांकि देखने में तो इंसान लगता है, लेकिन उसकी आंखें ये ट्विस्ट होती हैं बिल्कुल पागलपन से। वहीं पे चेहरे से लेके उसके हाथ को ढक रखा था ब्लडी पैटर्न्स ने, इनमें से सफोकेटिंग प्रेशर निकलता है। इस पल उसके सामने की शील्ड फटने वाली थी, लेकिन वो फिगर अपनी दोनों पंजों से खुद उसे तोड़ देता है। वो क्लंच क्रैश की साउंड गूंजती है। ये अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके चार्ज कर देता है जियान की तरफ। आसमान से गड़गड़ाने की आवाज सुनाई देती है और नाक में खून की महक जाती है। इसके रिप्लाई में जियान भी शूट करता है एक पंच को। अगले पल दोनों टैक्स एक दूसरे से कोलाइड हो गए थे। एक क्रैक का साउंड गूंजता है, फिर स्पेस जगह जगह से फटने लगता है। बेसिकली पहले एक्सचेंज में दोनों बराबर ही रहे होते हैं, लेकिन अब भी दोनों के अंदर की एंशिएंट पावर जाग रही होती है। ये तैयार थे उस बैटल के जो हेवंस को हिला के रख देगी। हमारा फोकस उस बड़ी फिगर के ऊपर गया था, जियान के ऊपर अपने हमलों को इस तरीके से फेल होते हुए महसूस करके। वो खुद से बोलता है इस बीस के द्वारा कंट्रोल करी जाने वाली होली फ्लेम सच में पावरफुल है। हवा में टेंशन बढ़ती है। दूसरी तरफ जियान भी भौं से कोड़ के बोलता है क्वाज़ी फोर्थ रीइंकार्नेशन लेवल। लगता है अब भी इसे हैंडल करना थोड़ा सा परेशानी भरा है, तो चलो खोलते हैं कुछ पत्तों को। ऊपर ऊपर से तो पिछला एक्सचेंज ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बराबरी पे हों, लेकिन सच्चाई ये थी कि जियान के अंग अंग में दर्द फैल चुका था। उसका एक हाथ बिल्कुल सुन्न होता है, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे नम। दोनों के बीच का स्टैंड गैप इनॉर्मस था। बस होली फ्लेम का नॉर्मल यूज इसे भर नहीं सकता। फिर क्या जियान चेंज करता है हैंड सीज को, उसकी बॉडी से निकलने वाला और भी वायलेंट हो जाता है। ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन 2 सोल और होली फ्लेम साथ में मैनिफेस्ट होती हैं। ये उसे बीच में लेके गोल गोल घूमने लगी थी। इन फ्लक्चुएशंस को महसूस करके उस ब्लड फैंटम के एक्सप्रेशन भी अनसर्टेनिटी से भर जाते हैं। वो एक गहरी सांस लेके बोलता है क्योंकि तुम मेरे दुश्मन बनना ही चाहते हो, तो चलो अपनी परफेक्ट प्लान के लिए मैं तुम्हें ग्रैंड सैक्रिफाइस बनाऊंगा। उसकी आंखों में क्रूरटी फ्लैश हो रही थी। वो एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। वो जानता था कि होली फ्लेम्स की प्रोटेक्शन की वजह से उसका ईवल और इस लड़के को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसका ब्लडी फिगर ट्रेम्बल हुआ था। इस सबकी नजरों के सामने हम उसे पीस बाय पीस शैटर होते हुए देखते हैं। जिस पल ये क्वाज़ी फोर्थ रीइंकार्नेशन फैंटम कोलैप्स हुआ था, ऐसा लगता है दुनिया में अंधकार बढ़ गया हो। एक नदी जो कि हजारों मीटर लंबी होगी, वो बिना किसी चेतावनी के स्पेस से बाहर आती है। ये जिस पर प्रकट हुई थी, इसमें से निकलती हैं मॉन्स्टर्स वेव्स और रिम 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 की आवाजें लोगों के एक्सप्रेशंस चेंज कर देती हैं और ये जान को अपने अंदर खींच लेती है। इस ब्लड रिवर के अंदर जो हल्की फ्लक्चुएशंस थी, वो सीधा सोल की गहराई को निशाना बना दी थी। इस मंजर को देख के येनिन और बाकियों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुद एक टॉप लेवल के सेक के मेंबर होने की वजह से जानते थे कि कम से कम ग्रेट 1000 वर्ल्ड के हिसाब से एक इंटरमीडिएट इमोर्टल आर्ट लेवल की टेक्निक होगी, और ईवल एनर्जी की ब्लेसिंग के साथ ये शायद ग्रेट इमोर्टल टेक्निक्स को भी अप्रोच कर दे। और सबसे खतरनाक बात होती है इसका इस्तेमाल करने वाला क्वाज़ी फोर्थ रीइंकार्नेशन एक्सपर्ट है, और इसकी लिथैलिटी यानी कि मारक क्षमता, इस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता था। उस खूनी नदी में से सोल बॉडीज की चीखों को सुन के दूर हुआ चंगा चिल्ला के बोलती है जियान ध्यान से, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल क्लैन की सिनिस्टर आर्ट है। इसे टकराने के बाद रीइंकार्नेशन भी वॉकिंग कॉर्स बन जाएगा। वहीं पे हुआ चंगर का जो ओपोनेंट ब्लैक शैडो था, वो की करके बोलता है उसे अपने टर्म कार्ड को इस्तेमाल करने पे फोर्स कर देना। लगता है इस जनरेशन का होली फ्लेम कंट्रोलर सच में अपनी रेपुटेशन का वर्दी है। लेकिन हुआ चिंगर औरों की चिंता तब करो जब तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ। रिप्लाई में पहले मास्टर हुआ चिंगर बोलती है ऐसा जरूरी नहीं है। जिस पल दोनों के वर्ड्स खत्म होते हैं, दोनों फिर से क्लैश करने लगे थे। वर्ड वो बूम 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 के साउंड साथ फटता है। राइज होता है वो स्टॉर्म जो कि दुनिया को चकनाचूर करके रख दे। और अच्छी बात यह है कि तुम्हारे भाई की कल्टीवेशन काफी हाई है, इस वजह से ये फ्लक्चुएशंस हमारी अर्थ को तो अफेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन तब भी आपको ये एपिसोड कैसा लगा है, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। हम नेक्स्ट एपिसोड में विटनेस करने वाले हाफ इविल गॉड के अटैक को। चीजें कई मालूम पड़ेंगी, जैसे 7th होली फ्लेम, और लास्ट में जियान याओची वंडरलैंड में जाएगा जहां उसका इंतजार कर रहा होगा डूम्सडे। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं किया जा रहा है, उसे देखना चाहते हो आज शाम को ही, तो वीडियो पे 5500 लाइक्स कर सकते हो। इस टारगेट के पूरे हो जाने पे शाम को नेक्स्ट एपिसोड रिलीज कर दिया जाएगा। बट अगर आपको टारगेट की परवाह नहीं करनी है, तो ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को, जिससे न सिर्फ आप अर्ली एक्सेस फीचर को एंजॉय कर पाओगे, यानी कि
नहीं देख पाओगे वीडियोस को रिलीज होने से पहले ही, बल्कि आपके कमेंट सबसे ऊपर शो होंगे और आपको प्रीमियम मेंबर के एक अलग बैच भी मिलेगा। अर्ली एक्सेस के बेसिकली 3 लेवल्स हैं। जो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं वो खुद को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए अलविदा।